गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सो वी आर हेयर टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 6 मार्च 2022। 6 मार्च 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जो कि बेहद आएगा, सो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज है संडे के डेट में एडिटोरियल और टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का कोई पेज नहीं आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते जरूर हैं। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कल के दिन मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था उसके बीच में सीज फायर डिक्लेयर किया गया रशिया के द्वारा। ठीक है, पुटिन वॉर अगेंस्ट इंपोजिंग एनी नो फ्लाई जोन ओवर रशिया। जी हाँ, जहां पर कोई कंट्री ने ये नहीं करके दिखाया वहां पर इंडिया ने ये करके दिखाया है। इंडिया ने ये स्टॉप करवाया, लगभग 5 से 6 घंटे का सीज फायर करवाया है बिटवीन रशिया और यूक्रेन के बीच में। ओके, और वहीं पर ये इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है वहां पर किया गया। लगभग 6 घंटे का ये इवैक्यूएशन हमें 6 घंटे में हमने बहुत सारे इवैक्यूएशन वहां से किए। लगभग 13,300 के आसपास बताया जा रहा है कि इंडियन को यहां तक वापस लेकर आया गया हमारी कंट्री में। और मैं आपको बता दूं कि डे पर डे, आप सबको पता है, नो फ्लाई जोन यूक्रेन अभी क्या है, नो फ्लाई जोन अभी इससे पहले था, लेकिन जो सीज फायर कंडक्ट कराया गया उसमें अभी जो फ्लाइट्स थी, एयरलाइंस थी, उनको परमिशन दिया गया कि आप जितने जल्दी से जल्दी हो सके सिविलियंस को, फॉरेनर को यहां से हो सके जितना जल्दी निकालिए और शिफ्ट कीजिए टू द अदर नेशंस लाइक हंगरी, पोलैंड, सोल्विया। सो दीज कंट्रीज, इन सारी कंट्रीज में इंडियंस और फॉरेनर्स को शिफ्ट कर रहे थे। ओके, सो उसके बाद अगेन फिर क्या होगा कि अचानक से वॉर स्टार्ट हो गया। जब ये सीज फायर 5-6 घंटे का ये जो खत्म हुआ उसके बाद से अगेन ये नो फ्लाई जोन को डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, बोला गया कि यहां पर अभी कोई भी चीजें यहां पर नहीं आएगी। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग में आपको बता दूं एक छोटा सा यहां इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट IMF वार्न्स ऑफ सीरियस ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट। इसके ऊपर बहुत ही आर्टिकल्स आजकल देखने को मिल रहा है कि IMF ने वार्निंग दिया है कि इसके रिगार्डिंग जो कॉन्फ्लिक्ट, जो क्राइसिस चल रही है बिटवीन रशिया और यूक्रेन, इसके रिगार्डिंग हमें ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट देखने को मिलेगा और इट विल बी सीरियस ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट वहां पर हमें देखने को मिलेगा। और वीट की जो प्रोडक्शन है, रिसेंटली कल के दिन ही एक न्यूज आई थी कि तालिबान ने अप्रोच किया है किसको, जो पाकिस्तान का जो वीट उन्होंने लिया है, तो उनके रिगार्डिंग उन्होंने बोला है कि कैसा ये इसमें वीट है, किस तरीके इस वीट में हमें कीड़े देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे करके अप्रोच किया उन्होंने और बोला है कि इतना गंदा वीट हमने, इससे अच्छा तो वीट हमने हमारा इंडिया में दे देगा। और इसी के रिगार्डिंग आपको पता है कि हमारी इंडिया की तरफ से वीट गया हुआ है कहां पर, अफगानिस्तान में। पहले पाकिस्तान इसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन आफ्टर दैट बहुत सारी डिस्कशन के बाद उन्होंने परमिशन दे दिया एंड फाइनली हमारे जो यहाँ से ट्रक्स हैं मूव कर गए इन द फॉर द पाकिस्तान एज ह्यूमैनिटेरियंस, फॉर अफगानिस्तान एज अ ह्यूमैनिटेरियंस एड्स। ओके, और यहां पर मैं आपको बता दूं कि आने वाले जो डेट है वहां पर वीट की जो प्रोडक्शन है इसके रिगार्डिंग बहुत सारी सवाल उठी हुई हैं, क्योंकि जो क्राइसिस चल रही है इसके रिगार्डिंग बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो वीट की प्रोडक्शन है और वहां पर अपनी क्राइसिस फेस करेंगे। ऑफ कोर्स इंडिया में अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी तक तो इंडिया में वीट का जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छा चला है, मे बी आगे यहां पर भी अच्छा चलता रहे। ओके, कल के दिन आपने ये न्यूज पढ़ा होगा दैट गवर्नमेंट रीअश्योर स्टूडेंट स्टक इन यूक्रेन समी। ओके, यूक्रेन के जो समी में जो स्टूडेंट्स फंसे हुए थे उनको एक्चुअली गवर्नमेंट के द्वारा रीअश्योर किया गया। और जो लोग इतना दिन से, जो इंडियंस स्टूडेंट इतना दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो दिन सामने निकल के आया। उन लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि हमारे ऊपर क्या बीतेगा, और इतने दिन के, लगभग 10 दिन के वॉर के बाद उन्होंने अपने इंडियन का फ्लैग लेकर सामने आए और सब साथ में चलकर क्रॉस किए। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सैटरडे सेड दैट इट वाज डीपली कंसर्न अबाउट द स्टूडेंट ट्रैप्ड इन ऑन द फ्रंट लाइन यूक्रेन वॉर्स विथ रशिया। ठीक है, बहुत एक बड़ा डीपली कंसर्न्ड है, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड अश्योर देम दैट इट वाज टू इन टॉक टू टू कंट्रीज फॉर अ सेफर कॉरिडोर फॉर देम आफ्टर दे थ्रेटेन टू मार्च टुवर्ड्स द बॉर्डर कैरिंग इंडियन फ्लैग। ठीक है, आपको बता दूं एक अमेजिंग फैक्ट आपको यहां पर बताता हूं, इवन आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि पाकिस्तान के जो भी वहां स्टूडेंट्स थे, पाकिस्तान के जो भी सिटीजन थे, उन्होंने भी विद द हेल्प ऑफ इंडियन फ्लैग, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडियन फ्लैग की मदद से वो इस बॉर्डर को क्रॉस कर पाए। बिकॉज आप इससे जान सकते हैं कि व्हाट इज द पावर ऑफ इंडिया। पावर क्या है इंडिया की, इंडियन फ्लैग की कितनी रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, हमारी कंट्री की कितनी रिस्पेक्ट होती है, ये आप उससे जान सकते हैं। इन द 10th डे ऑफ वॉर रशिया हैज अनाउंस्ड सीज फायर। रशिया ने 10 दिन के वॉर के बाद रशिया ने क्या अनाउंस किया, सीज फायर अनाउंस किया एंड अलाउ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर टू सीसी वन ऑफ देम इन मारिउपोल
ठीक है। मराईपोल में उन्होंने बोला कि ये वो क्या करेंगे, सीज फायर को करेंगे, एंड विच इज 600 किलोमीटर अवे फ्रॉम समी, जो कि 600 किलोमीटर समी से दूर है। वी आर अफ्रेड एंड वी कांट वेट एनी मोर, हम लोग बहुत ज्यादा अफ्रेड है। ये सिटीजन्स के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया जो वहां पर इंडियंस फंसे हुए हैं, स्टक है वहां पर, उनके द्वारा बोला कि हम बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, हम यहाँ पर और ज्यादा रुक नहीं सकते हैं। सो वी आर टेकिंग रिस्क आवर लाइफ एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स बॉर्डर, ठीक है। हम मूव हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडियन फ्लैग को लेकर हम मूव कर रहे हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स सेट्स इन द वीडियोस carrying Indian flags, आप यहाँ पर देख सकते हैं hundreds and hundreds of students were gathered together and they moved toward the borders. Okay, so they stated that they would move toward the Russian borders as there are no indications of a ceasefire in the city which continue to be witnessed bombing and street fights. ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर bombings हो रही थी और हम अपने रिस्क के ऊपर यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ये उन्होंने बताया। If anything happens to us, all responsibility will be the government and Indian embassy. ठीक है, अगर कुछ होता है, उन्होंने ये बताया, ये स्टेटेड करते हुए बोला उन्होंने कि अगर हमें कुछ होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होगी और इंडियन एम्बेसी की होगी। ओके, सो दिस टाइप ऑफ वार्निंग्स, दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स कैम फ्रॉम देयर एंड विच यू शुड नो। अभी कल के दिन में आप सबको पता होगा कि सीज फायर किया गया और 5-6 घंटे का सीज फायर में बहुत सारी इवैक्यूएशन, लगभग 13,000 के आसपास हमें इवैक्यूएशन मिला, 13,300 के आसपास हमने इवैक्यूएशन कर लिया है अब तक। ओके, और आने वाले दिनों में और भी इसको हम अच्छे से कर लेंगे। रिसेंटली आप सभी ने सुना होगा कि FATF अभी बहुत ज्यादा ये न्यूज में है। FATF रिटेन पाकिस्तान ऑन इट्स टेरर फंडिंग ग्रे लिस्ट। अभी भी फिर से FATF की जो मीटिंग है, इसने पाकिस्तान को एक्चुअली ग्रे लिस्ट में ही अभी तक रखा है, अभी इसको यहां से निकाला नहीं है, और बात चल रही है कि ये आने वाले दिनों में कुछ समय में मे भी शायद ब्लैक लिस्ट हो जाए। ठीक है, UAE का न्यूज आपने सुना होगा कल के दिन, UAE को भी इन्होंने ग्रे लिस्ट, UAE को भी FATF की लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि कंट्री ने, जो पाकिस्तान कंट्री है, पाकिस्तान कंट्री मीट 32 आउट ऑफ 34 एक्शन पॉइंट्स। ठीक है, 34 एक्शन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उन्होंने 32, 2 और नीड थी, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। ओके, पाकिस्तान हैज बीन ऑन द ग्रे लिस्ट इन द पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टीम सिंस जुलाई 2018। ठीक है, 2018 के बाद, ठीक है, पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, जो कि किस चीज को देखता है, एक तो ब्लैक मनी को देखता है, जो कि ब्लैक मनी को कन्वर्ट करके व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, वो ब्लैक मनी को ये देखता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। ओके, और दूसरी क्या देखते हैं, जो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, टेरर फाइनेंसिंग। मैं लिख देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या होता है, मनी, एक मिनट, मनी लॉन्ड्रिंग, और दूसरा क्या देखता है, ठीक है, ये दूसरा देखता है टेरर फाइनेंसिंग, जो टेररिस्ट को फाइनेंस करते हैं, जो कंट्री टेरर को सपोर्ट करते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, तो उनको क्या करता है, उनके अपने एक्शन के हिसाब से, अपने उस लिस्ट के हिसाब से उनको ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में वो पुट कर देता है। तो पाकिस्तान को किस में पुट किया हुआ है, पाकिस्तान को अभी रिसेंटली ग्रे लिस्ट में पुट किया हुआ है, और ये कब से पुट है, 2018 से ये उस समय अभी तक ग्रे लिस्ट में है, और बोला जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसको मे बी ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। ओके, एंड फॉर द फेलियर टू मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनको ब्लैक लिस्ट में डाला गया, सॉरी ग्रे लिस्ट में डाला गया, एंड लीडिंग टू द टेरर फाइनेंस एंड वाज गिवन अ प्लान ऑफ एक्शन टू कंप्लीट इट बाय अक्टूबर 2019। ठीक है, 2019 में बताया गया था कि आप इसको कंप्लीट खत्म कीजिए, इसके ऊपर प्रॉपर एक स्टडी बनाइए, तब जाके हम आपको यहां से आउट करेंगे, लेकिन अब तक कोई इसके ऊपर प्रॉपर नहीं सवाल आया, यहां पर प्रॉपर हमें देखने को नहीं मिला। आपको अभी FATF आया तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं। FATF क्या है, एक पेरिस बेस्ड एग्रीमेंट है, पहले तो लिख लीजिए, ये पेरिस बेस्ड एग्रीमेंट है, पेरिस PARISH, पेरिस बेस्ड, यहां पर हमने पढ़ा है पेरिस बेस्ड एग्रीमेंट है। ओके, दूसरा क्या, FATF की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसके रिगार्डिंग में थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, इट इज ऑल्सो नॉन बाय इट्स फ्रेंच नेम के भी नाम से जाना जाता है, दैट इज ग्रुपे डे एक्शन फाइनेंशियलड़ा is a governmental organization which is founded in 1989। ठीक है, पहली बात आपको मैं बता दूं, एक फ्रेंच नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, फ्रेंच नेम के नाम से भी जाना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रुपे डी एक्शन फाइनेंशियलड़ा, GAFI,
एक क्या है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, जो कि कब फाउंड की गई थी, 1989 में फाउंड की गई थी, विद द इनिशिएटिव्स ऑफ G7 टू डेवलप पॉलिसीज टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये 1989 में इस ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया था। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि किसकी इनिशिएटिव्स थी, G7 कंट्रीज की इनिशिएटिव्स थी टू डेवलप द पॉलिसीज रिगार्डिंग टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। इन 2001 में इसके रिगार्डिंग कुछ मैंडेट्स किए गए, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, और इसको कहां तक बढ़ाया गया, टेररिज्म फाइनेंसिंग तक इसको बढ़ाया गया। ठीक है, कि ये क्या करेगा, टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी ये देखेगा। ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड नो दैट। ये सारी चीजें यहां पर निकल के सामने आती है, आपको पता चलना चाहिए कि एक्चुअली ये बना कब था और इसके जो अमेंडमेंट्स हुए थे ये कब हुए थे, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट, आपको ये पता, मैंने आपको बता दिया। नाउ मैं मूव करता हूं अगली तरफ, देखते हैं कि क्या अगली कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है, और इसके रिगार्डिंग में आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्लियर कर देता हूं डाउट्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन हियर दैट जीपीएस फिटेड टर्टल्स, एक मिनट, यहां पर शायद समथिंग हैपेंड। ओके, हाँ, जीपीएस फिटेड टर्टल्स प्ले फास्ट एंड लूज विथ बॉर्डर्स एंटर बांग्लादेश। आप सबको पता है कि एक तीन का एक्चुअली एक स्पीसीज है, उनमें क्या किया गया था, एक जीपीएस फिट किया गया था। ठीक है, और यहां पर मैं आपको क्लियर करता हूं, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, एनिमल्स नोन्स नो इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड दिस हैज केम एज सम सॉर्ट ऑफ सरप्राइज एंड चैलेंजेस टू एक्सपर्ट एंड द फॉरेस्ट ऑफिशियल हु इंस्टॉल जीपीएस ट्रांसमीटर ऑन द नॉर्दर्न रिवर टेरापिन्स इन द इंडियन सुंदरबन। ठीक है, जो इंडियन सुंदरबन है वहां एक रिवर है, दैट इज टेरापिन। नॉर्दर्न रिवर में टेरापिन नाम के एक टर्टल्स में उन्होंने क्या किया गया, उनके अंदर एक जीपीएस इंस्टॉल किया गया, किसके द्वारा, ठीक है, ये एक्सपर्ट्स के द्वारा एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा ये जीपीएस इंस्टॉल किया गया था। और वो सब जानते हैं कि हम सब जानते हैं एक्चुअली कि जो एनिमल्स हैं ये बाउंड्रीज नहीं जानते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। सो एक्सपर्ट्स आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैक एन इंजर्ड रेप्टाइल्स दैट मूव टू नाइबरिंग कंट्रीज आफ्टर बीइंग रिलीज इन द सुंदरबन। ठीक है, एक्सपर्ट ट्राई कर रहे हैं कि जो भी इंजर्ड रेप्टाइल्स हैं उसको लाया जाए वापस हमारी कंट्री में, जो दूसरी कंट्री में चले गए, जैसे बांग्लादेश में चले गए, और उनको क्या कब छोड़ा गया था, सुंदरबन में उनको छोड़ा गया था। शैलेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ टर्टल सर्वेलेंस अलायंस इंडिया, हु प्लेड an important role in conservation and release of the turtle, इन्होंने ही बहुत ही important रोल प्ले किया था in the conservation and release of the turtles, animals and transmitter had transversed its hundreds of kilometers in the case of one turtle that was in Bangladesh at present, and dispersals has been about 400 kilometers. Okay, one of the 3 turtles in the Bangladesh, लगभग एक में से 3 turtles, उनमें से 3 turtle हैं, one was caught by fishermen, एक उनमें से क्या हुआ, fisherman के द्वारा काउट किया गया in Bangladesh, and who removed the transmitter from the animal। ठीक है, क्या हुआ एक्चुअली, जब वो गए बांग्लादेश में, वो ट्रांसमिट होके गए, ठीक है, तो उनमें से जो 3 टर्टल है, उन 3 में से एक टर्टल को फिशरमैन ने पकड़ लिया बांग्लादेश में, और उसने क्या किया, ट्रांसमीटर को वहां से हटाया। मैं आपको बता दूं, फॉर्चुनेटली देयर वाज अ टेलीफोन नंबर, उस चिप पे क्या थी, उस चिप पे क्या थी, एक टेलीफोन नंबर थी ऑन द ट्रांसमीटर, एंड समहाउ द फिशरमैन कॉन्टेक्टेड द TSA ऑफिस। ठीक है, और उसने किससे कॉन्टेक्ट किया, TSA ऑफिस से कांटेक्ट किया, एंड वी अप्रोचेड ऑफिशियल्स सुंदरबन टाइगर रिजर्व, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैक द टर्टल बैक टू इंडिया। ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं, किसने बताया, डॉक्टर सिंह ने बताया कि वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैक द टर्टल्स टू इंडिया। ओके, experts have pointed out that 5 of the animals have descended down from the sites of the release in the Sundarban and moved south। ठीक है, उनको मूव किया जा रहा है कहां पर, साउथ में। ओके, we are trying to bring back the animals but at present the animal is at facility under कुल्हाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, कुल्हाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज में अभी वो वहां पर हैं। ठीक है, उनकी फैसिलिटीज में मतलब कि उनके अंडर कैपेसिटी में, उनकी अंडर ऑब्जर्वेशन में अभी वहां पर एनिमल्स है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वहां से एनिमल को वापस, वहां से रेप्टाइल्स को वापस लेकर आया जाए। बांग्लादेश ऑल्सो हैज अ फैसिलिटी फॉर बंतागुर बक्शा एंड द एनिमल्स विच इज इंजर्ड एट द फैसिलिटीज। ओके, जो एनिमल्स इंजर्ड हुए हैं, बांग्लादेश के पास भी अच्छी खासी फैसिलिटीज हैं, सो दे विल आल्सो प्रोवाइड, बट वी आर ट्राइंग स्टिल कि हमारे जो रेप्टाइल्स है वापस हमारी कंट्री में आ जाए, और यहाँ पर हम उनके प्रॉपर केयर
करे। ओके, सो दिस वाज अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज। नाउ न्यू STP इन नॉर्थ दिल्ली कैन ट्रीट 31.8 करोड़ लीटर्स ऑफ सीवेज अ डेली। लगभग 31.8 करोड़ का जो डेली सीवेज निकलता है दिल्ली से, वहां की जो ट्रीटमेंट है उसकी बात की गई है कि हम में भी यहाँ पर एक क्या कर सकते हैं, सीवर लाइन बना सकते हैं। लगभग 575 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, वाटर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ऑन सैटरडे इनॉग्रेटेड अ ट्रीटमेंट प्लांट कैपेबल ऑफ ट्रीटिंग 31.8 करोड़ लीटर सीवेज अ डेली। लगभग एक दिन में 31.8 करोड़ की सीवेज निकलती है दिल्ली से, और ये किसके द्वारा बताया गया, एक स्टेटमेंट में रिलीज किया गया, और ये बताया गया कि इसको एक ठीक करने के लिए बहुत ही जरूरी है, इसको ठीक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर सीवेज निकल रहा है उसका अगर प्रॉपर सही तरीके से हम उसको निकालेंगे नहीं तो वो क्या करेगा, एक ही जगह खड़े होकर हेल्थ के रिगार्डिंग हेल्थ हजार्ड्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड इश्यू आपको वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, so the plant has been built using state of the art technology and will be fully automated based on SCADA system. Okay, so this is very important। आपको पता होना चाहिए कि state of the art technology का यूज करके इस प्लांट को बनाया जा रहा है, और जो कि fully automated सिस्टम होगा, which is based on SCADA system के ऊपर ये based होगा। Okay, approximately 23 lakh people residing in and around the areas will benefit from this ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, क्योंकि देखिए लगभग वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, लगभग 23 लाख लोग वहां पर रहते हैं, तो उनकी हेल्थ फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट करती है, उनकी हेल्थ फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मैटर करती है। ओके, सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट करती है, इसलिए ये उन 23 लाख लोगों को बहुत ज्यादा ये मदद कराएगा, बेनिफिट्स पहुंचाएगा फॉर द ट्रीटमेंट फॉर दिस ट्रीटमेंट प्लांट्स। ओके, एंड इट इज ऑल अबाउट 575 किलोमीटर लॉन्ग नेटवर्क ऑफ सीवर लाइन इन अनऑथराइज्ड कॉलोनी। ठीक है, ये 575 मीटर का लंबा एक सीवर लाइन बनाया जाएगा अनऑथराइज्ड कॉलोनी में। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सीवर सिस्टम करेंटली द वेस्ट जनरेटेड इन द एरिया गेट डिस्चार्ज इनटू लोकल पॉन्ड्स, रिस्पेक्टिव टैंक्स एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेन। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि कोई भी सिस्टम, कोई भी वहां पर वो नहीं होने के कारण, प्रॉपर सीवेज नहीं, प्रॉपर उसका सॉल्यूशन नहीं होने के कारण उसकी जो सीवेज है वो कहाँ जाती है, वो डिस्चार्ज होती है लोकल पॉन्ड्स में, सेप्टिक टैंक्स में, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में। तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। द ड्रेनेज डिस्चार्ज गोज इनटू यमुना रिवर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो ड्रेनेज है वो कहाँ जाता है, वो यमुना रिवर में जाता है। किसके थ्रू, नजफगढ़ ड्रेन के थ्रू वो कहाँ जाता है, वो यमुना रिवर में जाता है, और पानी को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। जो पॉल्यूशन लेवल है वाटर का उसको बहुत ज्यादा ये पॉल्यूट करता है। सीवर लाइंस विल बी लेड फॉर द कनेक्टिंग एंड ट्रीटिंग सीवेज एट नियर बाई STPs एंड आफ्टर विच इट विल बी डायरेक्टली फॉल इनटू यमुना। ओके, सो ये डायरेक्टली यमुना में फॉल कराने की बात की गई है, और ये बोला जा रहा है कि ये जो प्रॉपर सीवेज है इसका प्रॉपर सोल्यूशन दिया जाएगा, ताकि जो पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं रिवर में वो ना बढ़े। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड नो दैट 31.8 करोड़ का ये जो सीवेज डेली निकलता है उसको एक इंपॉर्टेंट मोड देने की बात की गई है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर हम लोग मूव करते हैं जो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको मैं एक बता दूं एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज IAF, दैट इज इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया है कि दे विल बी गोइंग टू पोस्टपोन एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022। 2022 का एक्सरसाइज वायु शक्ति को इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड कर लिया है कि दे विल बी गोइंग टू पोस्टपोन दिस एक्सरसाइज ड्यू टू डेवलपिंग सिचुएशंस। जो भी इंटेंस सिचुएशन क्रिएट हुई है बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, और उसके रिगार्डिंग ये फैसला लिया गया है। और ये एक्सरसाइज एक्चुअली पोखरन रेंज राजस्थान में होने वाला था 7 मार्च से, एंड इसको रद्द किया गया है, इसको पोस्टपोन किया गया है ड्यू टू डेवलपिंग सिचुएशंस, ड्यू टू क्राइसिस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। फ्रेश डाटा शैल बी इंटीमेटेड फ्रीक्वेंटली, बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द फ्रेश डाटा हम लोग लेकर आएंगे। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री अनाउंस दैट 12th एडिशंस ऑफ बाइनियल डिफेंस एक्सपो टू बी हेल्ड इन गुजरात फॉर द फर्स्ट टाइम आल्सो हैज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, जो 12th एडिशन एक्सपो डिफेंस एग्जीबिशन होने वाला था ना, उसका 12वां एडिशन होने वाला था, कहां पर, गुजरात में। ये पहली बार ये डिफेंस एग्जीबिशन होने वाला था, और इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन
अभी तक का सबसे लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन होने वाला था, इसको भी पोस्टपोन किया गया है ड्यू टू लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हैव बीन एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिसिपेंट। जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स है उसके बीच में जो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हुई है, उन्होंने फेस किए, उसके रिगार्डिंग ये फैसला लिया गया है। और ये ट्राइनियल एक्सरसाइज है वायु शक्ति 2022 का, which aim to showcasing the capabilities of Indian Air Force to conduct few full spectrum operation was to see the participation of 148। मैं आपको बता दूं कि ये कौन सी थी, ट्राइनियल एक्सरसाइज वायु कंडक्ट कराई जा रही थी, जिसमें हमारी इंडियन एयरफोर्स अपनी कैपेबिलिटीज को शो करती। और उसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं 148 एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स पार्टिसिपेट करने वाले थे, इंक्लूडिंग 109 फाइटर एयरक्राफ्ट, 24 हेलीकॉप्टर्स एंड 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड रिमेंबर। एंड 4 अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे। ठीक है, सो वायु जो शक्ति था, वायु शक्ति एक्सरसाइज था, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था, जिसको इंडिया ने पोस्टपोन किया रिसेंटली। द फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट इज द IAF इन्वेंट्री इंक्लूडिंग रशिया Su-30 MKI एंड MiG-29 UPG फाइटर्स। द लेटेस्ट इंडक्शंस ऑफ फ्रांस रफाल का भी इसमें पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलता। मिराज 2000 का भी पार्टिसिपेशन, US ऑरिजिन C-130 and C-17 transport aircraft, AH-64E Apache attack helicopter, CH-47F Chinook heavy lift helicopters, the indigenous light combat aircraft, advanced light helicopters and the light combat helicopters। ठीक है, so these things will be जो पार्टिसिपेट करने वाले थे, और इसको ही पोस्टपोन किया गया। आपको यहाँ पर बहुत सारी हेलीकॉप्टर्स, बहुत सारे एयरक्राफ्ट, बहुत सारे आपको प्लेन्स के नाम मिलेंगे, आपको नोट करने हैं ये सारे पॉइंट्स, आपको इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। सो इसको क्या किया गया, एक्चुअली अभी इसको पोस्टपोन किया गया है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अगली इंपॉर्टेंट जो न्यूज है, नेवल एक्सरसाइज, जो मिलन एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही थी विशाखापट्टनम में 2 दिन पहले, इसको क्या किया गया, इसको कंक्लूड किया गया। मतलब कि ये एक्सरसाइज कब तक थी, 4 मार्च तक ये एक्सरसाइज थी। 2 फेज में इसका एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया था, 4 मार्च को इसको खत्म किया गया। पहला 25 से लेकर 28 फेज, 25 से लेकर जो 28 में था वो हार्बर फेज था। ठीक है, 25 से लेकर एक्सरसाइज, 1 मिनट लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली। 25 से लेकर जो 28 था ये हार्बर फेज था। ठीक है, हार्बर फेज। और जो 1 मार्च से लेकर 4 मार्च के बीच में था वो सी फेज था। ठीक है, सो अब इसको क्या किया गया है, इसको कंक्लूड किया गया है और बोला गया इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज, जिसमें 40 कंट्री पार्टिसिपेट की। और हमारी कंट्री से आपको देखेंगे, पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये 11th एडिशन था। दिस वाज द 11th एडिशन इन विच पार्टिसिपेशन ऑफ 26 शिप, 1 सबमरीन एंड 21 एयरक्राफ्ट फ्रॉम ऑल ओवर 40 कंट्रीज। 40 कंट्री के 26 शिप, 1 सबमरीन और 21 एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट किए। दिस वाज द 11th एडिशन ऑफ मिलन एक्सरसाइज 2022 एंड सी फेज ऑफ द 11th एडिशन सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ दिस। मैंने आपको क्लियर कर दिया। और ये एक्सरसाइज करने का मेन मकसद क्या था, लिख लीजिए, इट्स मेन इंटेंशन इज टू इनहांस कॉम्पैक्टिबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मैराइन कोऑपरेशन अमंग्स द पार्टिसिपेटिंग नेवीज। ठीक है, जो जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थे, नेशन थे, पार्टिसिपेटिंग नेवीज थी, उनके बीच में एक कॉम्पैक्टिबिलिटी को इनहांस करना, प्रॉपर इंटरऑपरेबिलिटी बनाना, प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मैरीटाइम कोऑपरेशन को बनाए रखने के लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। ओके, सो दिस वाज वेरी वेरी अमेजिंग विच यू शुड नो। और ये मैं आपको बता दूं कि ये पहले एक्चुअली क्या हुआ था कि जो द क्लोजिंग सेरेमनी हुआ है, इट वाज वेरी यूनिक। मतलब कि जो क्लोजिंग सेरेमनी हुआ बहुत ज्यादा यूनिक तरीके से हुआ, विद द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्टिसिपेटिंग नेशन अराइविंग बाय हेलीकॉप्टर्स एंड ऑन बोर्ड INS जलाश्व। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड नो कि जो क्लोजिंग सेरेमनी हुआ इस एक्सरसाइज का बहुत ही यूनिक तरीके से हुआ, जहां कमांडिंग ऑफिसर्स पार्टिसिपेट किए और वो आए यहाँ पर बाय हेलीकॉप्टर ऑन बोर्ड। किसके ऊपर आए थे, INS जल आसवा के ऊपर आए थे इन इट्स स्टेटेड। ओके, सो द हार्बर फेज वाज फ्रॉम 25 to 28 एंड सी फेज वाज फ्रॉम 1 मार्च to 4 मार्च। Okay, the exercise will enhance the interoperability amongst the participating navies। और बताया गया कि इसके रिगार्डिंग इस जो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो कंट्री में जो सिचुएशन है उसमें भी आप देख सकते हैं, जो रशिया और यूक्रेन की जो क्राइसिस चल रही है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि जो एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, अमिड द टेंशन बिटवीन रशिया और यूक्रेन, द एक्सरसाइज हेल्ड, ठीक है, रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस। वी सॉ दैट क्वाड कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। फ्रांस ने आपको वहां पर देखा पार्टिसिपेशन,
फ्रांस का देखा होगा, म्यांमार, साउथ कोरिया, वियतनाम एंड अदर प्रैक्टिस कंप्लीटिंग देयर ड्रिल। रशिया, ईरान और इजराइल और सऊदी अरेबिया, ये ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया विदाउट सी, ठीक है, सिप, बिना सिप के इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 4 कंट्रीज, 1995 में 4 कंट्रीज की हेल्प के साथ इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था। दैट इज 4 कंट्रीज की कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के साथ इसको एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया था। दैट इज इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड ने 1995 में इसको एक्सरसाइज को स्टार्ट किया और ये जाकर बहुत ही जाके बाद में इसको बाद में बहुत ज्यादा करिए हिट हुआ। ओके, पहले इसको एक्चुअली पोर्ट ब्लेयर में कंडक्ट कराया करते थे, लेकिन अब इसको शिफ्ट करके विशाखापट्टनम में कराया दिया गया, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ताकि स्पेस मिले, ताकि बहुत सारी जो शिप आएंगी एक्चुअली उनको बहुत ही इजीली स्पेस मिल जाए, और ये इसलिए इस मकसद से इसको विशाखापट्टनम में कंक्लूड कराया गया। ओके, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज विच यू शुड रिमेंबर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आप सबको पता है व्हाट वाज इट्स रिगार्डिंग व्हाई डज इंडियंस गो अब्रॉड फॉर मेडिकल स्टडीज। इंडियंस क्यों जाते हैं मेडिकल स्टडीज के लिए? मैं आपको एक कंक्लूजन बता देता हूं, ठीक है। एक्चुअली जो यूक्रेन का जो सिचुएशन है, मैं आपको यहां से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं आपको अपनी नॉलेज बताता हूं, ठीक है, जो मेरे पास है। ओके, जो एक्चुअली जो यूक्रेन का सिचुएशन आप सबने देखा, ठीक है, यूक्रेन में लाखों नहीं तो हजारों, लगभग 18,000 इंडियंस वहां पर पढ़ने के लिए गए थे। किस लिए? मेडिकल स्टडीज के लिए, ठीक है। मेडिकल स्टडीज के लिए ही क्यों गए थे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं एक आंकड़ा यहां पर लिखा हुआ है 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स आर इन यूक्रेन, ठीक है। ये किस लिए गए थे? ये गए थे मेडिकल स्टडीज के लिए, मेडिकल स्टडीज के लिए वहां पर गए थे। ओके, और ये यहाँ पर इंडियंस ने हमेशा हम ये देखते हैं कि इंडियंस चूज करते हैं अदर कंट्रीज को, ब्रॉडर कंट्रीज को पढ़ने के लिए। ऐसा क्यों होता है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। ओके, पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे कंट्रीज जहां पर मोस्ट प्रोबेबली इंडियंस वहां जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं जाना, ठीक है। जैसे हो गया रशिया, चाइना, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिलीपींस, और ठीक है, ये सब जाते हैं किस लिए? मेडिकल डिग्री के लिए जाते हैं। और क्यों जाते हैं आपको मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। ओके, ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री के पास वो मेडिकल कॉलेजेस नहीं है आज के डेट में, ठीक है, मेडिकल सीट्स नहीं है, लेकिन है भी तो कॉस्टली है और लिमिटेड है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एमएनसीज की रिमोट NMC नेशनल मेडिकल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था 596 मेडिकल कॉलेजेस आर देयर इन कंट्री। हमारी कंट्री में लगभग 596 मेडिकल कॉलेजेस है विद टोटल 88,120 MBBS सीट, ठीक है। 88,120 MBBS सीट के साथ 596 मेडिकल कॉलेजेस हैं। और फिर उसके बाद भी हमारे जो कंट्री से इंडियंस है वो जाते हैं फर्दर स्टडीज के लिए आउटसाइड, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं क्यों ऐसा करते हैं। क्योंकि जो कॉस्ट है आपको यहाँ पर देख सकते हैं, द कॉस्ट जो वहां पर उनकी मिलती है वो बहुत ज्यादा फार बेटर देन यहाँ की जो कॉस्ट के हिसाब से अच्छी मिलती है। जैसे कि द कॉस्ट ऑफ MBBS डिग्री इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस इज टोटल अप टू फ्यू lakhs ऑफ रुपीज, ठीक है। लगभग लाखों लग जाते हैं मेडिकल की कोर्स का कंप्लीट कराने के लिए। और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाइएगा, गवर्नमेंट की मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में जाइएगा तो लगभग लाखों रुपया लग जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाइएगा तो आपको लगभग 1 करोड़ तक लग सकता है 5 साल की कोर्स के लिए। ओके, और मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्टिकल लिखा गया है इसमें बताया गया है कि एक्चुअली जो अदर कंट्रीज है जैसे कि यूक्रेन हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, चाइना हो गया, और ये ऐसी कंट्रीज है जहां पर मेडिकल करना बहुत ही इजी हो गया, क्योंकि वहां पर बहुत ही कम अमाउंट में, ठीक है, इंक्लूडिंग लॉजिंग एंड बोर्डिंग चार्जेस मिलाकर लगभग 30 से 40 लाख में एक स्टूडेंट का वहां पर मेडिकल हो जाता है, ठीक है। सो बहुत ही ज्यादा कम कॉस्ट है। और जहां पर आपको 1 करोड़ पे करना है वहां पर अगर आप लगभग 30-40 लाख अगर पे करते हैं इंक्लूडिंग लॉजिंग एंड बोर्डिंग, तो ये बहुत ही उम्दा चीज है। तो इसलिए लोग ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं अदर कंट्रीज को, हमारी कंट्रीज में नहीं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मेडिकल करते हैं, मेडिकल स्टडीज करते हैं, क्योंकि बोलते हैं वहां पर लिमिटेड सीट है और मेडिकल कॉलेजेस के वहां पर बोल देते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस कम है, ठीक है। लेकिन जो मेन मुद्दा क्या है, यहाँ पर मेन मुद्दा है इसके कॉस्ट के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा हमारी कंट्री में हाई है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मस्ट बी सेटअप इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को सेटअप करना बहुत ही जरूरी है, ताकि जो इंडियंस है अदर कंट्रीज में, यूक्रेन जैसे कि यूक्रेन में अभी जिस तरीके का हालात बना है, तो इसका ऐसे हालात को देखते हुए हमारी जो सरकार है अभी इसके रिगार्डिंग भी फैसला लेना चाहती है। ओके, सो फ्रॉम 2003
not 20, 2003, the center प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना has been working to augment facilities for quality medical education in the country. 2003 से ही जो सेंट्रल का एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, दैट इज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये इस पे काम कर रही है ताकि जो मेडिकल क्वालिटीज है इनमें ऑगमेंट कर पाए, इनमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिले, ताकि जो लोग हैं, ताकि जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो अब्रॉड कंट्रीज में ना जाए मेडिकल के लिए, हमारी कंट्री में। इससे क्या होगा, एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें आपको, अगर वो मेडिकल फैसिलिटीज, अगर मेडिकल स्टडीज वहां पर करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें वहां पर देखने का मिलेगा, दैट इज ब्रेन ड्रेन। ठीक है, ब्रेन ड्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आपको पता होना चाहिए। ब्रेन ड्रेन हमें वहां पर देखने को मिलेगा। हमारी कंट्रीज में एक्चुअली क्या होता है कि लोग हमारी कंट्रीज से, आपको पता है कि हम इंडियन साइंटिस्ट यूएसए जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, चाइना में जा रहे हैं फॉर देयर शोइंग द टैलेंट टू अदर कंट्रीज। ठीक है, वो जो अपनी जो उनकी जो नॉलेज है, टेक्नोलॉजी जो है उनके पास, वो अदर कंट्रीज में दिखाते हैं, तो एक तरीके से वो ब्रेन ड्रेन में आ जाता है। ठीक है, कि हमारी कंट्री में पढ़कर वो अदर कंट्रीज में जाते हैं तो इट्स वेरी बैड, क्योंकि एक तरीके का ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि डॉक्टर्स की इनकम की भी बात की गई है कि इनकम्स उनको अच्छे से नहीं दिया जाता है। सो ये सब मेन रीजन है दैट इंडियंस आर गोइंग अब्रॉड फॉर द मेडिकल स्टडीज एंड फॉर देयर जॉब। ओके, सो आर्टिकल में यही था। आप अगर पूरे आर्टिकल में अगर आप पढ़ेंगे तो यही था कि सीट्स को लेकर बात किया गया है, कॉलेजेस को लेकर बात की गई है, उनके कॉस्ट को लेकर बात की गई है कि कोर्स में एक, अगर आप 5 साल का हम कोर्स करते हैं तो जो प्राइवेट कॉलेजेस है लगभग 1 करोड़ के आसपास उन्होंने लगभग 90 to 95 लाख ले लेते हैं। लेकिन अगर हम अब्रॉडर स्टडीज के लिए जाते हैं तो अदर कंट्री जैसे यूक्रेन, रशिया, चाइना में तो लगभग 20 से 25 लाख 30 लाख में आपका क्या हो जाएगा, ये मेडिकल आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाएगी वहां पर। सो इसलिए इंडियंस वहां पर बहुत ज्यादा खींचे चले जाते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगले आर्टिकल के लिए हम बढ़ते हैं, और कुछ यहाँ पर मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं। ठीक है, ये कल की इमेज आई थी जब जो इंडियन स्टूडेंट्स है यूक्रेन से यहाँ पर लौटे इंडिया में, तो आप देख सकते हैं बहुत ही वहाँ इमोशनल, बहुत ही ज्यादा इमोशनल वहां पर सिचुएशन क्रिएट हो गया। ठीक है, ऑफकोर्स होगा भी, क्योंकि बहुत दिनों से वो वहां पर स्टक थे, तो इसकी वजह से 10 दिन हो गया था लड़ाई, तो ये लाजमी था। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू।